हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 8 मिनट्स केस लॉ सीरीज। और इस सीरीज में हम इंडिया के 500 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस को डिस्कस करने वाले हैं और उन केसेस को हम 8 मिनट्स में डेली बेसिस पर डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज में जो हमारा पहला केस रहने वाला है वो अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस रहने वाला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में डिसाइड किया था। अरुणा शानबाग का केस पैसिव यूथनेशिया से डील करता है। और पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट को रोक देना ताकि उसकी जल्दी से जल्दी डेथ हो सके। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा ही हार्श लग रहा होगा, बट ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी पेशेंट जिनके बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है उनको उनकी सफरिंग से दूर किया जा सके या फिर उनको रिलीफ दिया जा सके। अब इस केस के फैक्ट्स में जो अरुणा रामचंद्र शानबाग हैं वो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में एक नर्स थी। 27 नवंबर 1973 में उसी हॉस्पिटल के क्लीनर ने उनके साथ रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की और रेप अटेम्प्ट करते वक्त उनका जो गला था उसने डॉग चेन से बांध दिया। नेक्स्ट डे अरुणा शानबाग हॉस्पिटल के बेसमेंट में बेहोशी की हालत में पाई गई। और उस वक्त जब उनका एग्जामिनेशन किया गया तब डॉक्टर्स ने बताया कि वो कोमा में चली गई हैं, क्योंकि चेन बांधने की वजह से उनके गले से जो ऑक्सीजन थी वो उनके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से वो एक टर्मिनली इल कंडीशन में चली गई है या फिर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई है। इस इंसिडेंट के 36 इयर्स बाद यानी कि 2009 में एक रेप्यूटेटिव जर्नलिस्ट थी पिंकी विरानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का यूज करते हुए एक रिट पिटीशन फाइल की और उस रिट पिटीशन में उन्होंने जो अरुणा शानबाग थी उसके लिए पैसिव यूथनेशिया की मांग करी। उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी भी देता है। अब अरुणा शानबाग ना तो खुद से चल सकती थी, ना तो खुद से बोल सकती थी, ना ही खा सकती थी, ना उनकी शादी हो सकती थी। इसीलिए उनको ऐसी जिंदगी से आजाद करने के लिए पिंकी विरानी ने उनके उनके लिए पैसिव यूथनेशिया की मांग करी। अब उसके बाद क्या होता है, इन सारी चीजों को सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल से 3 डॉक्टर्स की टीम को बनाया और अपॉइंट किया और उन डॉक्टर्स से अरुणा शानबाग की कंडीशंस के ऑब्जर्वेशन को मांगा। अब उसके बाद क्या होता है, जो डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि अरुणा शानबाग की कंडीशन से ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहती हैं, और हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ को एंड कर लें, क्योंकि हॉस्पिटल उनकी देखभाल करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है और हॉस्पिटल उनकी देखभाल करना चाहता है। उन्होंने दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया कि जो अरुणा शानबाग है वो ऑलरेडी 60 साल की हो चुकी हैं, तो कुछ सालों में उनकी डेथ हो जाएगी। और एक और आर्ग्यूमेंट उन्होंने रखा कि अरुणा शानबाग की क्या खुद की ऐसी कंसेंट है कि उन्हें पैसिव यूथनेशिया दे दी जाए, या फिर उनके किसी फ्रेंड की कंसेंट है। अब ये जो केस है ये बहुत सारे इश्यूज को रेज करता है, बहुत सारी चीजों को रेज करता है। और सबसे पहले आपको ये नोट करना जरूरी है कि ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डिसाइड किया था। और डिवीजन बेंच में जो जजेस थे वो थे जस्टिस मार्कंडे काटजू एंड जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा। इस केस के इश्यूज की बात करी जाए तो इसमें पहला इशू जो अराइज होता है वो ये है कि जो भी पर्सन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है तो क्या उसके लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम जो है, जिन भी मशीन्स पर है या फिर जो भी उसको खाना वगैरह दिया जा रहा है, उसे हटाना परमिसिबल होगा। दूसरा इशू ये आता है कि क्या उस पर्सन जो पर्सन पैसिव यूथनेशिया के लिए है उसके उसका कोई भी फैमिली पर्सन या फिर उसका कोई भी फ्रेंड पैसिव यूथनेशिया के लिए कंसेंट दे सकता है। क्या अरुणा शानबाग को डेथ डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जो कि इस केस के बाद अराइज हुए थे। अब क्या होता है, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये जजमेंट देता है कि जो अरुणा शानबाग थी वो ऐसी उनकी कोई भी डिजायर नहीं थी, यानी कि इस केस में डॉक्टर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको अपहेल्ड किया जाता है। और ये कहा जाता है कि अरुणा शानबाग की बॉडी से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो अपने आप को अपने आप को उनको डेथ दे दी जाए, या फिर उनकी जीने की कोई चाह नहीं है। वो खा सकती थी, वो सुन सकती थी, वो उनकी बॉडी में कभी कभी फीलिंग्स के भी रिएक्शंस दिखते थे।
और साथ ही में जो पिंकी वीरानी थी वो उनकी नेक्स्ट फ्रेंड नहीं थी, यानी कि उनकी कोई रिलेटिव नहीं थी, कोई नेक्स्ट फ्रेंड नहीं थी जो कि उनकी तरफ से पैसिव यूथनेशिया के लिए सुप्रीम कोर्ट को या फिर कोर्ट को अप्रोच कर सके। हालांकि इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सरकमस्टेंसेस को मार्क किया और पैसिव यूथनेशिया को सही बताते हुए ये भी बोला कि ऐसे केसेस लाइक पैसिव यूथनेशिया को रेयरेस्ट ऑफ रेयर सरकमस्टेंस में दिया जाना चाहिए या फिर दिया जा सकता है, और इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी उन्होंने लेट डाउन करी। तो उन गाइडलाइंस में जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे वो ये थे कि अगर किसी को पैसिव यूथनेशिया करना है तो सबसे पहले हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी। जब वो अपील होगी तो उसके बाद जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको अपने साथ 2 और जजेस को असेंबल करना होगा, यानी कि वो 3 जजेस की बेंच होगी। उसके बाद जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पे उनको 3 डॉक्टर्स की टीम को अपॉइंट करना होगा, उनकी ऑब्जर्वेशंस लेनी होगी। जो पर्सन है जिसको यूथनेशिया देना है उसके फैमिली मेंबर को बताना होगा या फिर उसके फ्रेंड को या फिर उनके परिवार वालों को बताना होगा, और उनकी सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के बाद ही आप पैसिव यूथनेशिया के केस को डिसाइड कर सकते हैं। अब इस केस के बाद जो अरुणा शानबाग थी इनिशियली 66 ईयर्स की एज में 2015 में निमोनिया होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब जो पैसिव यूथनेशिया था वो इस केस के बाद टॉपिक में आने लगा, लाइक डिबेट में आने लगा, डिस्कशन में आने लगा, और फाइनली कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो कि 2018 में डिसाइड किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंडर में एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही, एंड आप हमें बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, एंड ये जो भी रिटर्न मटेरियल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।